अपने बाल तोड़ने लगा। मेरे को मेरे घर वालों ने बाल खाते हुए देखा। सबको पहले ये लगता था कि मैं बाल तोड़ता हूँ, पर उन्होंने मेरे को खाते हुए देखा। मेरे मुंह में बाल भरे पड़े हैं। फिर मेरे बगल से आने लगी सर फुसफुसाने की आवाज मेरे बेड पे कोने से। जय श्री राम दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अक्षय वशिष्ठ चैनल पर। इस चैनल पर मैं अक्षय वशिष्ठ आपको ऐसे पैरानॉर्मल इंसिडेंट और एक्टिविटीज के बारे में बताता हूँ जो कि हमारे फॉलोअर्स और सब्सक्राइबर्स हमारे साथ शेयर करते हैं। इंस्टाग्राम आईडी, जीमेल आईडी और अब एक ऐसा फोन नंबर दो कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। तो कभी आपके साथ कोई पैरानॉर्मल इंसिडेंट हुआ हो, आप उसे रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। मैं अक्षय वशिष्ठ उसे नरेट करूंगा अपनी आवाज में। आगे बढ़ने से पहले एक बार धन्यवाद जो आप हमारे इंस्टाग्राम, यूट्यूब को इतना प्यार दे रहे हैं। ये जो रियल इंसिडेंट हम आपके सामने लेके आते हैं, ये आप में से कुछ लोग हैं जिन्होंने अपने ऐसे दर्दनाक हादसे हमारे सामने रखे हैं जो अपनी जिंदगी में बहुत ज्यादा परेशान रहे हैं या अभी भी बहुत ज्यादा परेशान चल रहे हैं, जो लोग नहीं चाहते कि आगे आने वाली जनरेशन अपने ऊपर कोई ऐसा बोझ उठा ले जिसे जिंदगी भर अपने ऊपर से हटा ना पाए। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मेरा सिर्फ एक क्वेश्चन आपसे होगा। आपने बहुत सारी ऐसी मूवीज देखी होंगी जैसे कोरियन मूवीज या हॉलीवुड, बॉलीवुड ऐसी मूवीज जहां पर इंसान अपने मुंह से बालों का पूरा गुच्छा निकालता है। इस चीज पे यकीन होना थोड़ा सा मुश्किल होता है, क्योंकि जब भी हम काले जादू की बात करते हैं, ब्लैक मैजिक की बात करते हैं, तो हम हर सिनेरियो में, हर केस में ये देखते हैं कि एक इंसान जब भी वॉमिटिंग करता है या अपने मुंह में हाथ डालता है तो वो अपने मुंह से बालों का पूरा गुच्छा निकालता है। मैं इन सब चीज़ों पे काफ़ी टाइम से काम करता आ रहा हूँ, लेकिन ये चीज़ जब होते देखता हूँ तो थोड़ा सा एक क्वेश्चन उठ के आता है कि पेट में बाल कहाँ से आए। आज मैं आपके सामने एक रियल इंसिडेंट लेके आया हूँ जो कि बहुत ही ज़्यादा खौफनाक होने वाला है। और ये रियल इंसिडेंट एक बच्ची के साथ हुआ जो सिर्फ और सिर्फ 10-12 साल की थी। ये पूरा रियल इंसिडेंट हमें प्राची ने भेजा है, जो कि मध्य प्रदेश की रहने वाली है। प्राची के जो पापा थे वो रेलवे स्टाफ से बिलोंग करते थे। क्वार्टर मिला हुआ था मध्य प्रदेश में और प्राची मुश्किल से 12-13 साल की थी जब उनके साथ ये हादसा होना शुरू हुआ। अपने पूरे रियल इंसिडेंट में उन्होंने रोते रोते मुझे एक एक बात बताई, क्योंकि ये इंसिडेंट उनके साथ बचपन में शुरू हुआ था और शादी के बाद तक ये सारी चीज़ें उनके साथ चलती आई। तो चलिए सीधा अब रियल इंसिडेंट की ओर चलते हैं। प्राची, जिनका जन्म मध्य प्रदेश में हुआ और घर में 7 लोग थे, 5 भाई बहन, मम्मी और पापा। घर परिवार में सब कुछ बढ़िया चल रहा था। पिताजी की जॉब जो थी वो रेलवे में लगी हुई थी, तो क्वार्टर मिले हुए थे और सैलरी वगैरह सब कुछ अच्छी हुआ करती थी। पॉलिटिशियन बैकग्राउंड से इनके पापा बिलोंग करते थे। प्राची अपने हेयर कट करवाने के लिए अपने पापा के साथ गई थी और जब ये हेयर कट करवा के वापस आती है तो अचानक से इनके बिहेवियर में बहुत सारे चेंजेस देखे जाते हैं। तो उस टाइम पर मुश्किल से 5th-6th क्लास में रही होंगी। इनका व्यवहार ऐसा हो गया था कि घर वाले ये चीज़ ऑब्जर्व करते थे कि जो प्राची है वो अकेली बैठकर अपने बाल तोड़ती रहती है। और बाल तोड़ती भी कैसे है, जैसे ये पलक का बाल है, 1 2 3, ये जो पलकों के बाल थे, आईब्रोज के बाल, वहां से हट के कब सर के बाल शुरू हो गए ये किसी का ध्यान ही नहीं गया। धीरे धीरे करके जब मम्मी इनके कमरे में सुबह झाड़ू लगाने जाती तब वो देखती कि बालों का पूरा गुच्छा पड़ा है। जब प्राची की तरफ देखा जाता तो प्राची मुंह ढक के सो रही होती थी और उनके मुंह से चद्दर हटाई जाती, तो यहाँ से लेके इतने एरिया तक उन्होंने अपने पूरे बाल एक एक करके निकाल के धरती पर फैला रखे थे। अब ये चीज़ धीरे धीरे प्राची के साथ बहुत ज़्यादा होने लगी और घर वाले बहुत ज़्यादा घबरा गए थे। हालांकि पूरा परिवार जो था नॉन बिलीवर था। शुरू से ही इन्होंने पैसा अच्छा खासा देखा, पावर अच्छी खासी देखी, कभी किसी के साथ ये हादसा हुआ नहीं था। तो प्राची के पापा ने उनके लिए एक सॉल्यूशन निकाला और उनके सारे बाल उतरवा दिए। अब ये जब स्कूल में जाया करती थी तो बच्चे इनका मजाक बनाया करते थे। बार बार टकला टकला, टकली टकली बोल कर ये चीज़ उनके स्कूल में होने लगी। प्राची रोती रोती अपने घर पे आती और अपने घर पे बताती कि स्कूल में मेरा ऐसा मजाक बनाया जा रहा है। तो पेरेंट्स आते और प्रिंसिपल से इस चीज़ से कंप्लेंट करते कि आपके स्कूल में हमारी बच्ची का मजाक बनाया जा रहा है। हालांकि प्रिंसिपल भी उनसे बार बार पूछा करते थे कि आप क्यों बाल उतरवाते हो, आप बच्ची के बाल रहने दो, बड़े होने दो। लेकिन पेरेंट्स अपना दुख किस तरीके से उनके सामने रखे कि बच्ची जो है वो अपने आप बाल खींच खींच के निकाल लेती है। प्रिंसिपल ने 2-3 बार प्राची को समझाने की कोशिश की, बार बार ये चीज़ बताने की कोशिश की, बेटा आपका ऐसे ही मजाक बनेगा अगर आप लड़की होके बाल नहीं बढ़ाओगे तो। धीरे धीरे इनके बाल बढ़ते जो सर के होते तो ये दोबारा इसी हरकत को रिपीट करना शुरू करती, बार बार उन्हें बाल को निकालती और फेंक देती। ये अकेला रहना पसंद करती थी। जहाँ पर घर 3 BHK का हुआ करता था, एक गेस्ट रूम बना रखा था, दूसरे में पूरा परिवार रहता था जहाँ पर नया नया AC लगा था, तीसरा रूम जो था सबसे बड़ा वाला रूम, प्राची वहाँ पर रात को अकेला सोया करती थी। हालांकि एक बच्चे के लिए ये बहुत ही बड़ी बात है कि वो एक रूम में अकेली सो रही है, लेकिन प्राची शुरू से ही अकेली सोया करती थी। अब एक दिन जब सुबह इनके मम्मी पापा प्राची को उठाने आते हैं स्कूल के लिए, तो वो ऑब्जर्व करते हैं कि प्राची ने अपने सारे सर के बाल जितने भी उगे थे वो हाथ में ले रखे और वो गुच्छा का गुच्छा पूरे मुंह में ठूस के बैठी हुई है। मतलब ऐसा लग रहा था जैसे वो बाल खा रही है। घर वाले फटाफट वॉशरूम की तरफ भागते हैं और वहाँ से एक मग्गा उठा के लाते हैं। तो जब प्राची के मुंह से बाल निकालने की बारी आती है तो इस तरीके से बाल भर भर के निकल रहे थे जैसे उनके पेट तक बाल भरे हुए हैं। ये देखने के बाद प्राची को बहुत ज़्यादा समझाया गया, बार बार उन्हें बताया गया और फिर उनके मेंटल हेल्थ पर क्वेश्चन उठने शुरू हो गए। इन सब चीज़ों को होते हुए धीरे धीरे जो प्राची थी वो बड़ी हो रही थी
लेकिन उनकी ये जो आदत थी बाल तोड़ने की, बाल खाने की, ये कहीं से कहीं तक कम नहीं हो पा रही थी। अभी मुझे मालूम है जब आप ये चीज़ सुन रहे होंगे तो ये सुनने में उतनी ही ज़्यादा घिनौनी लग रही होगी जितने बताने में मुझे बहुत ज़्यादा अजीब लग रही है। बट जब कोई हकीकत अपनी इस तरीके से बयां करता है तो आपके सामने ये चीज़ें हमें रखनी पड़ती है, क्योंकि ये आगे जाके जिस तरीके से आपके सामने खुलने वाली है वो बहुत ही ज़्यादा दर्दनाक होगी। इनके घर के हिस्से को हम दोबारा से समझते हैं, जहाँ पर इनके 5 भाई बहन थे सारे मिलाकर, ये तो सबसे बड़ी इनकी 2 बहनें थी। तीसरे नंबर पे प्राची आती थी, फिर चौथे नंबर पे इनका भाई आता था और 5वें नंबर पे इनकी सबसे छोटी बहन आती थी। तो सबसे बड़ी जो बहन थी उनकी शादी की बात चल रही थी, तो इनके पापा ने सबसे पहले क्या करा, उन क्वार्टर्स को छोड़कर अपना एक खुद का घर बनाया जो कि मध्य प्रदेश में सिटी एरिया में बनवाया, और वहाँ पे जाने के बाद इनकी सबसे बड़ी बहन की शादी हुई। यहाँ पर भी जो रवैया था प्राची का वो बिल्कुल भी बदला नहीं। मतलब घर में जिस तरीके से इंसान रहता है, बहुत तरीके से रहने वाली प्राची कुछ टाइम तक सही रहती थी, और फिर अचानक से जैसे ही इनकी बहन की शादी आई, इन्होंने फिर दोबारा वही हरकतें शुरू कर दी, अपने बाल फाड़ के खाना शुरू कर दिया, और बालों को इकट्ठा करके ही अपने मुंह में ठूस लेती थी। जैसे एक एक करके निकाला और फिर पूरा गुच्छा बनाया और अपने मुंह में रख लिया। घर वाले इन्हें अलग अलग डॉक्टर के पास लेके जाते तो डॉक्टर्स भी हाथ खड़े कर देते कि हमें कोई मेंटली प्रॉब्लम नहीं लग रही है, ऐसा लग रहा है जैसे ये जानबूझकर ये करती हैं। प्राची की कंप्लेंट उनकी प्रिंसिपल से दोबारा की गई, उनके टीचर्स को बताया गया कि लड़की के अंदर इस तरीके के सिम्टम्स देखे जा रहे हैं, तो टीचर्स ने भी हाथ उठाना शुरू कर दिया। बहुत सारे ऐसे टीचर्स थे जो प्राची को मारा करते थे, समझाया करते थे कि ये चीज़ गलत है, आपको नहीं करनी चाहिए, क्योंकि दूसरे जो क्लास के बच्चे थे इस चीज़ को लेकर विवाद भी करना शुरू कर रहे थे कि हमारे स्कूल में एक ऐसी लड़की पढ़ रही है जो अपने बालों को खाती है। दूसरा, टीचर समझाते थे और प्राची उनसे बहस करती थी और बार बार यही बोलती थी आपको कोई हक नहीं है मुझ पर हाथ उठाने का। मतलब ऐसा लग रहा था प्राची के साथ अगर कोई एंटिटी रहती थी या प्राची को किसी एंटिटी ने पोजेस कर रखा था, तो वो एंटिटी बिल्कुल नहीं चाहती थी कि किसी भी लड़के की नज़र प्राची की खूबसूरती पे जाए। प्राची ने हमें कुछ इमेजेस भी दी हैं जो मैं आपको एज अ प्रूफ दिखाना चाहता हूँ, तो पहले उन प्रूफ्स को आप देख लीजिए। धीरे धीरे जब वक्त गुजरने लगा तो ये अपने अकेले कमरे में बहुत तनहा रहना शुरू कर देती। फिर उन्होंने बताया कि मेरी जितनी भी कज़न्स की शादी आती थी लगभग उसमें मैं सारे फंक्शंस में गंजी ही दिखा करती थी। मेरे सारे बाल मैं खुद उतारती थी, खुद खा लेती थी, और घर वालों का इसमें कोई हाथ नहीं हुआ करता था। और अकेले रहने का रीज़न जो था, जो मैंने आज तक कभी किसी को नहीं बताया, वो मैं आज जनता के सामने रखना चाहती हूँ। इन्होंने बताया मेरे अकेले रहने का जो रीज़न था वो था एक लड़का जिससे मैं बहुत ज़्यादा प्यार करती थी। हालांकि मेरे परिवार की और उनके परिवार की बिल्कुल भी नहीं बनती थी, क्योंकि हम एक ब्राह्मण परिवार थे और वो जो परिवार था वो दूसरी जाति का था। वो मीट मच्छी खाया करता था, हम इन सब चीज़ों से दूर रहा करते थे। लेकिन प्राची की उस लड़के से बात होती थी और प्राची को वो लड़का बहुत सपोर्ट किया करता था। शुरुआत में दोस्ती हुई और धीरे धीरे दोस्ती का प्यार में बदल गई, पता ही नहीं चला। तो प्राची अपने कमरे में अकेली रहा करती थी और उस लड़के से रात रात भर बात किया करती थी। अजीब अजीब सी चीज़ें इनके साथ होने लगी, जहाँ पर इन्हें अजीब अजीब से सपने आने लगे। ये बिना कपड़ों के खुद को सपने में देखती और ऐसा देखती कि दूसरे लोग इनको बहुत बुरी तरीके से जलील कर रहे हैं। कभी कभी ये देखती कि कोई इंसान इनके पीछे बिना कपड़ों के भाग रहा है और ये बिना कपड़ों के उनके आगे आगे भाग रही है। धीरे धीरे वक्त गुजरता रहा और जिस कमरे में ये सोया करती थी वहाँ पर इनको खुसफुसाने की आवाज़ आनी शुरू हो गई। पुराने क्वार्टर से निकल के जिस नए घर में ये आए थे वहाँ पर गेस्ट रूम तो नहीं था, लेकिन एक 2 BHK इन्होंने लिया था, जहाँ पर एक पोर्शन में ये रहती थी, दूसरे पोर्शन में पूरी फैमिली रहती थी। वहाँ पर नया नया AC लगा था और एक बहुत बड़ा हॉल था जहाँ पर कभी कभार गेस्ट रुक जाते थे, अदरवाइज वहाँ पर TV वगैरह लगा हुआ था तो लोग TV देखा करते थे। सारे भाई बहन स्कूल जाया करते थे। सबसे बड़ी वाली बहन की शादी हो चुकी थी और वो बड़ी वाली बहन आई थी जब वो प्रेग्नेंट हो गई अपने घर पर, मतलब मायके पर कुछ टाइम के लिए आराम करने के लिए। अब प्राची अपने पापा के पास इस चीज़ को लेके जाया करती थी और उन्हें बताती थी कि पापा मुझे ऐसा लगता है कि रात को हमारे घर में कोई आता है चलता है और मेरे कमरे में फुसफुसाने की आवाज़ आती है। तो इनके पापा ने इस चीज़ पर ध्यान ही नहीं दिया, ये सोच के कि ये तो एक मेंटल केस है। शुरू से ही इन्होंने अजीब अजीब सी हरकतें करी है प्राची ने, तो ये बातें बनाने में एक्सपर्ट है और ये सारी चीज़ें अपनी तरफ से रख रही हैं। जो इनकी प्रेग्नेंट बहन थी वो हॉल में लेटी हुई थी एक रात, जब प्राची अपने कमरे में थी और दूसरे कमरे में सारे भाई बहन मम्मी पापा सो रहे थे। तभी इनकी जो प्रेग्नेंट बहन थी जो हॉल में सो रही थी वो अचानक से इनके कमरे की तरफ देखती है और उन्हें ऐसा लगता है जैसे कोई फुसफुसाता हुआ इनके कमरे से एक आदमी निकला जिसने कुर्ता पजामा पहना था और वो सीधा निकल के किचन में चला गया। इनकी जो प्रेग्नेंट बहन थी वो बहुत बुरी तरीके से डर गई थी। इनकी सबसे बड़ी बहन बुरी तरीके से दब भी गई थी, मतलब स्लीप पैरालिसिस में चली गई कि इंसान बोलना चाह रहा पर बोल नहीं पा रहा। तभी एकदम से जो है ये देखती है कि प्राची बाहर निकली अपने कमरे से, इधर उधर देखती हुई सीधा किचन वाले कमरे में गई और वहाँ से निकल के अपने कमरे में चली गई। तो ऐसे हालात जो आपके सामने आते जहाँ पर आप ये देखो कि आपके कमरे से एक अनजान इंसान निकला, फिर आप उसके पीछे गए और आप अपने कमरे में वापस चले गए, इतना दृश्य दहलाने के लिए काफ़ी होता है।
सुबह सुबह इनकी बहन उठती है और सीधा इनके पापा के पास जाके बताती है कि प्राची के साथ कोई ना कोई दिक्कत है, आप इसे दिखवा लो। इस तरीके से मैंने एक इंसान को देखा है जिसने कुर्ता पजामा पहना था और वो इंसान दिखने में बहुत ही ज़्यादा अजीब था, मतलब लंबे लंबे बाल, उसने टीका लगा रखा था। और प्राची उसके पीछे गई, फिर अपने कमरे में चली गई। तो घर वालों ने तब भी एक बारी को ध्यान दिया कि हम बात करते हैं क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है, लेकिन फिर भी उन सब चीज़ों पे उन्होंने मिट्टी डाल दी। बड़ी मुश्किल से 2 रातें कटी थी इस हादसे को हुए। इनकी जो बहन थी जो प्रेग्नेंट थी, वो हॉल से सीधा अपने कमरे में चली गई थी। मम्मी पापा के साथ रहना उन्होंने शुरू कर दिया था। वो बहुत ज़्यादा डरने लगी थी। प्राची अपने रूम में अकेले अपने बॉयफ्रेंड से बात कर रही थी और बात करते करते कब उनकी आंख लग गई उन्हें पता ही नहीं चला। दूसरी तरफ से उनके बॉयफ्रेंड ने भी कॉल कट कर दिया था और वो भी सोने चले गए थे। तो जैसे ही प्राची की आंख खुलती है, प्राची अपना फ़ोन देखती है और एकदम से वो देख पाती है कि इस टाइम पर कॉल कट चुका है और अंधेरा हो रहा है। जैसे ही उनकी नज़र पड़ती है ऊपर, वो देखती है कि एक औरत जिसका मोटा सा शरीर था, मुश्किल से 5'4" हाइट रही होगी, वो औरत उन्हें घूर रही थी और बड़ी अजीब सी क्रीपी स्माइल दे रही थी। प्राची इस टाइम पर बहुत बुरी तरीके से दब गई। इन्हें ये चीज़ समझ नहीं आई कि मैं अब कहाँ जाऊँगी, क्या करूँगी, किसे बताऊँगी। पहले इन्हें लगा कि शायद कोई हल्का सा मजाक हुआ है। इन्होंने दूसरी साइड करवट बदली तो सामने फेस लेकर वही क्रीपी औरत मुस्कुरा के इन्हें देख रही थी। इन्होंने खुद को संभाला, शरीर को हिलाने की कोशिश की। इनका शरीर बुरी तरीके से जम चुका था। अब इस टाइम पर इनकी सबसे गंदी आदत, ना ये नहाती थी दिनों तक और ना ही पूजा पाठ करती थी, जो कि एक लड़की के लिए बहुत ज़्यादा अनिवार्य है। ये अपने शरीर को संभालती हुई सीधा उठती हैं, बेड से उठती हुई सीधा भागने की कोशिश करती है और ऐसा लगता है जैसे पीछे से इन्हें खींचने के लिए कोई बहुत जोर लगा रहा है। ये भागती भागती पापा वाले कमरे के दरवाजे के पास जाती है और वहाँ पर जोर जोर से चिल्लाना शुरू करती है। पीछे मुड़ने की इनकी हिम्मत नहीं हो पा रही थी, लेकिन फिर भी ये महसूस कर पा रही थी कि बहुत सारी आत्माएं पीछे इनका वेट कर रही हैं। 5 मिनट तक ये अपने पापा का कमरा खटखटाती रही और फिर पापा निकल के आते और पूछते, बेटा क्या हुआ। उस टाइम पर प्राची बुरी तरीके से रोने लग रही थी और वो यही बोल रही थी कि पापा मुझे अपने पास सुला लो, मेरे कमरे में कोई है। इनके पापा ने इधर उधर देखा, उन्हें कोई भी नहीं दिखा, तो ये अपने साथ कमरे में लेके चले गए। कुछ वक्त बीता और चीज़ें थम सी गई। ऐसा लग रहा था जैसे प्राची को वो चीज़ डराने आती थी और फिर कुछ वक्त बाद शांत हो जाती थी। अब कुछ वक्त बाद क्या हुआ, ये कमरा छोटा था जिसमें प्राची का पूरा परिवार सोया करता था और प्राची बड़े वाले कमरे में सोती थी। तो पापा ने उस वाले कमरे में एसी लगा के सबको ये बोला कि हम बड़े वाले कमरे में सोएंगे, और ये चीज़ प्राची को भी बोली गई कि तुम भी उस वाले कमरे में चलो। लेकिन प्राची ने छोटे वाले कमरे को चूज़ कर लिया, ये बोल के कि मुझे अकेले में नींद आती है, मैं आराम से सोऊंगी, आप लोग उस वाले कमरे में चले जाओ। वही गलती जो कुछ टाइम पहले हुई थी प्राची ने फिर दोबारा दोहराई। प्राची को एक मौका मिला था कि वो अपने परिवार के साथ सोए। कुछ पिछले दिनों से प्राची अपने परिवार के साथ सो रही थी और कुछ भी नहीं हो रहा था, लेकिन ये डिसीजन इनको इतना भारी पड़ेगा इन्होंने अपनी ज़िंदगी में सोचा नहीं था। प्राची को एक नया कमरा मिल चुका था और प्राची अपने बॉयफ्रेंड से रात रात भर उस कमरे में बात किया करती थी। इनकी जो बहन थी कभी वो हॉल में सोया करती थी, कभी घर वालों के साथ सोती थी। आज की रात इनकी जो बहन थी वो हॉल वाले कमरे में सो रही थी। काफ़ी टाइम हो गया था जब ये अपने बाल ना ही तोड़ा करती थी ना ही फेंका करती थी। एक रात ही अपने बॉयफ्रेंड से बात कर रही थी, तभी अचानक अंधेरे में से ऐसा लगता है कोई आदमी निकल के आया, और ये वही आदमी था जिसने कुर्ता पजामा पहना हुआ था। एक तिलक लगाया हुआ था जहाँ पर गोल्डन कलर की वहाँ से रोशनी से निकल रही थी। उस आदमी की आंखें लाल थी और पंजे जैसे ऐसा लग रहा था जानवर के पंजे। ये फ़ोन पर अपने बॉयफ्रेंड को बताना शुरू करती है कि वो आदमी आ गया और वो मुझे दिखने लग रहा है, वो मुझे दिखने लग रहा है, मैं क्या करूँ। इनका जो बॉयफ्रेंड था उसे ये बात पता थी कि अगर ये अपने पापा को बताएगी कि मुझे वो आदमी दिख रहा है और मैं कॉल पे बात कर रही थी उस लड़के के साथ, तो इनके पापा उस लड़के से इनकी बात बंद करा देंगे। वो लड़का फिर भी यही बोलता रहा जो इनका बॉयफ्रेंड था कि तो उठ और अपने पापा के पास जा, तुम उन्हें बता दे तेरे साथ क्या हो रहा है, मैं तब तक कॉल पे ही हूँ। अब उस टाइम पर प्राची के दिमाग में आ रहा था कि अगर मेरे पापा को ये बात पता चल गई कि मैं इस लड़के से बात करती हूँ, मेरे पापा ऑलरेडी इनके घर वालों को पसंद नहीं करते, तो इस लड़के से मेरी बात बंद हो जाएगी और मेरे पापा रिस्ट्रिक्शंस लगा देंगे। तो प्राची ने क्या करा, अपना सारा साहस इकट्ठा करके ये सीधा अपनी बहन के साइड में जाके बैठती है। तो ये देखती है वो जो आदमी था वो गायब नहीं हुआ, वो क्रीपी स्माइल देता देता इनकी बहन के पास आया। ये उठ के अपने दूसरे कमरे में जाती है, वहाँ पर जहाँ पर सोफ़ा रखा था वहाँ जाके बैठती है और ध्यान से बात करने लगती है अपने बॉयफ्रेंड से कि अब सब ठीक हो जाएगा, अब सब ठीक हो जाएगा। वो आदमी वहाँ पर भी चल के आ गया। उस टाइम पर प्राची बुरी तरीके से घबरा गई और भाग के सीधा पापा के कमरे के पास जाती है और नॉक करना शुरू करती है। पीछे मुड़ने की इनकी तब भी हिम्मत नहीं हुई। ये जैसे ही नॉक करके खुलवाती है उस गेट को, तो पापा आते हैं और पूछते बेटा क्या हुआ, तो ये बताना शुरू करती है कि ऐसे ऐसे एक इंसान है जो मेरा पीछा कर रहा था और आप मेरी बात मानो ना मानो वो अभी भी पीछे है। तो इनके पापा ने देखने की कोशिश करी, इनके पापा को फिर दोबारा कोई नहीं दिखा। लेकिन जब इनकी बहन ये सब सुन के उठती है तो इनकी बहन को ये चीज़ पता था कि प्राची के साथ बहुत कुछ हो रहा है और घर वाले उस चीज़ पे बिलीव नहीं कर रहे। धीरे धीरे वक्त गुजरता रहा और प्राची ने डिसीज़न लिया कि मैं अपने घर वालों के साथ ही अब सोना शुरू करूँगी।
तो ये अपने घर वालों के साथ सोती रही और बॉयफ्रेंड से धीरे धीरे इनकी बात कम होती गई, जहाँ पर इनके दिमाग में ये चीज़ आती थी कि यार मेरा बॉयफ्रेंड किसी और से बातचीत ना कर ले। कुछ वक्त बीता और इनकी जो दूसरी बहन थी उनकी भी शादी हो गई, लेकिन उस टाइम पर भी ये अपने बाल छुप छुप के खाया करती थी और उन बालों को फिर फेंक दिया करती थी। इनके पापा मम्मी को वो जो फेंके हुए बाल थे वो इनके लैटरिंग पॉट, मतलब जो वॉशरूम का पॉट होता था, उसमें तैरते मिलते थे। तो इनसे क्वेश्चन पूछा किया करते थे इनके मम्मी पापा कि तुमने ये किया है, तो ये मना कर देती थी। अब बारी आई इनकी शादी की। इनके लिए बार बार रिश्ते देखे जाते हैं और प्राची बार बार मना कर देती है। हालांकि जो घर वाले थे वो बहुत प्रेशर कर रहे थे प्राची को शादी के लिए, लेकिन घर वाले कैसे भी प्राची को मना नहीं कर पा रहे थे। फिर एक दिन प्राची ने अपनी पसंद जो है घर वालों के सामने रख दी। इनके सपोर्ट में इनके मम्मी पापा तो नहीं आए, लेकिन जो दीदी और जीजू थे, जो दोनों जिनके शादी हो चुकी थी इनसे बड़े, उन्होंने सपोर्ट करा और इनके पापा जी को समझाया कि देखो बच्ची पसंद करती है उस लड़के को, लड़का भी ठीक है, पीते खाते हैं, आज के टाइम पे कौन पीता खाता नहीं है। तो उस लड़के से बातचीत करी गई और घर पर रिश्ता भिजवाया गया और फाइनली उनके घर वालों ने भी प्राची के लिए हाँ बोल दी। घर वाले बहुत खुश थे, सारी तैयारियां हो रही थी और हर किसी को बता दिया गया था, रिलेशन में सबको पता था कि प्राची की शादी होने वाली है। जिस दिन प्राची के पापा मिठाई का डब्बा लेके आते हैं उन लड़के वालों की तरफ से घर पे, प्राची अचानक से अपने पापा के पास आती है और बोलती है, पापा मेरी शादी उस लड़के से मत करवाना, मुझे नहीं करनी पापा शादी, पापा मैं नहीं करना चाहती उस लड़के से शादी, पापा मुझे शादी नहीं करनी, मुझे पता नहीं क्या हो रहा है पापा मुझे कोई मारने की कोशिश कर रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कोई मुझे मार देगा। इनके पापा बार बार समझाने की कोशिश करते हैं, प्राची बेटा तो पागल हो गई है कि क्या बोल रही है, तेरी पसंद से ही तो रिश्ता हो रहा है, प्राची क्या हो गया बेटा बताएगी मुझे। और प्राची बार बार एक ही चीज़, वो मुझे ले जाएंगे पापा, वो मुझे ले जाएंगे, और बोलती बोलती वो बेहोश हो गई। सारे घर वाले इस टाइम पर समझ गए थे कि प्राची के साथ कुछ तो बहुत बड़ा इशू हो रहा है, क्योंकि एक लड़की जिसने जिद ठान रखी थी कि इसे उसी लड़के से शादी करनी है, और फिर अब ये जिद ठाने बैठी है कि मुझे उस लड़की से शादी नहीं करनी। ये वो लड़का था जिसको ये शुरू से पसंद कर रही थी। उन लड़के वालों के पास भी ये बात जाती है और वो भी बहुत बुरी तरीके से परिवार टूट जाते हैं। हालांकि प्राची के पापा ने इस टाइम पर दिमाग लगाया और अपने रिलेटिव्स में कांटेक्ट करने की कोशिश की गई, तो वहाँ पर एक ब्राह्मण तांत्रिक का पता चला। वो जो ब्राह्मण तांत्रिक थे वो शुरू से ही इन सब चीज़ों में थे और उन्होंने अपनी शादी वगैरह सब त्याग दी थी, मतलब उन्होंने शादी नहीं की थी, वो काली माँ की पूजा किया करते थे। प्राची के पापा के बोलने पे वो घर पे आते हैं और एक नज़र प्राची की तरफ देखते हैं और सीधा बोलते हैं कि आपकी बच्ची ने तो बहुत कुछ सहन किया है, मतलब अगर कोई और होता तो अब तक मर जाता। तो इनके पापा बोलते हैं कि कैसी बात कर रहे हो भाई साहब, मेरी बच्ची ने? तो वो जो ब्राह्मण तांत्रिक थे वो बताना शुरू करते हैं कि आपकी बच्ची के ऊपर 1 2 3 4 5 6 नहीं, बहुत सारी आत्माएं हैं और ये सारी आपकी वजह से आई है। तो उस टाइम पर प्राची के पापा एकदम से वहाँ पर सुन्न पड़ गए कि मेरी वजह से आई है मेरी बच्ची के ऊपर। प्राची को उठाया गया और प्राची को सीधा बैठा दिया गया एक घेरे के अंदर और प्राची को बाल खोलने को बोला गया। जो बचे कुछ बाल थे वो प्राची ने अपने खोले और जो वहाँ पर तांत्रिक आए थे, ब्राह्मण तांत्रिक, उन्होंने 2 अगरबत्ती लगाई प्राची के सामने और प्राची को बोला गया बेटा जितनी तेज़ हो सके इसे सूंघो। प्राची ने अपना पूरा दम लगा के जैसे ही उन अगरबत्तियों को सूंघना शुरू किया, प्राची ने ये चीज़ मेंशन की अपनी रिकॉर्डिंग में कि अक्षय भाई मैंने आपके बहुत सारे पॉडकास्ट में सुना है कि अलग तरीके से पोजेशन आ जाता है। मेरे अंदर पोजेशन तो आया, मतलब मेरे अंदर एंटिटीज़ तो आई, लेकिन मैं वो सारी चीज़ें देख पा रही थी कि मेरे साथ हो क्या रहा था। मैं हिलना शुरू हो गई और एक एक करके मेरे अंदर से एंटिटीज़ जो आने लगी। एक एंटिटी थी जो नाचने वाली थी, कोई अजीब सी एक औरत थी जो मेरे को पहले दिखी थी। उसके बाद एक एंटिटी जो शराब पीने वाली एंटिटी थी, एक एंटिटी थी जो प्रेग्नेंट थी अपने टाइम में, वो मरी होगी, एक अंकल थे जिन्होंने हमारे घर के पास फांसी खाई थी, वो भी मेरे अंदर थे, और लास्ट में आया एक तांत्रिक, वो तांत्रिक जो कुर्ते पजामे में घूमा करता था। ये सारी एंटिटीज़ एक एक करके मेरे शरीर में आना शुरू करती हैं। सबसे पहले वो नाचने वाली की एंटिटी आई, तो वो जो नाचने वाली थी वो बहुत बुजुर्ग थी, उसके पैरों में बहुत दर्द हुआ करता था, और वो जैसे ही मेरे शरीर में आई मेरा चिल्लाना छूट गया। मैं इतनी ज़ोर से चिल्लाई क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मेरे पैर कुल्हाड़ियों से किसी ने काट दिए। तो वो जो ब्राह्मण तांत्रिक था वो बस बोलने लग रहे थे कि बेटा थोड़ा सा रुक जाए, इन सबको एक एक करके मुझे बाहर लाने दे। एक एक करके वो एंटिटीज़ बाहर आना शुरू हुई, सब तो आ गए, लेकिन वो जो तांत्रिक था, वो तांत्रिक जो सबसे मेन था वो नहीं आया। और वो जो ब्राह्मण तांत्रिक आए थे उन्होंने मेरे पापा को बताया कि यही है जिसने तुम्हारी बच्ची के अंदर सारी आत्माओं को कैद किया है। तो प्राची के पापा पूछने लगते कि मैंने क्या किया, मेरी बेटी ने क्यों किया, और ये सब कुछ हमारे घर में हो क्यों रहा है। तो ब्राह्मण तांत्रिक बोलते रुक जाओ, मुझे तो सब कुछ पता है, लेकिन इस बुरे तांत्रिक के मुँह से मैं सब कुछ निकलवाऊंगा। और वो बुरा तांत्रिक जो था वो क्या करता, कभी किसी एंटिटी के पीछे छुप जाता, कभी किसी एंटिटी के पीछे छुप जाता, बाहर से वो एंटिटीज़ को बुला लेता,
प्राची के शरीर के अंदर बार बार किसी एंटिटी का प्रवेश होता है, लेकिन वो बुरा तांत्रिक सामने नहीं आता। तो जो ब्राह्मण तांत्रिक थे उन्होंने अपनी पूरी जान लगा दी और उस तांत्रिक को पकड़ा और सामने बुलाया। तो पूछना शुरू करा कि तूने क्यों इस बच्ची के शरीर को किसी का आशियाना बना रखा है कि तू जब मन करता है किसी भी एंटिटी को उसके अंदर डाल देता है। तो वो जो बुरा तांत्रिक आया था वो हंसना शुरू करते हैं, बस वो हंसता रहता है और प्राची के पापा की तरफ देख के बोलते हैं, हाँ मज़ा आया अपने घर वालों को मरते देख, अभी तो रुक जा, तेरे सारे बच्चों को मैं इस तरीके से मारूंगा, तुझे बहुत मज़ा आएगा। तो वहाँ पर जो प्राची के पापा बैठे थे वो बोलते कि क्या बोल रहे, कौन है? तो अचानक से वो जो बुरा तांत्रिक था वो बोलना शुरू करता है, भूल गया आज से कुछ वर्षों पहले तू आया था वहाँ पर और तूने मुझे चाटा मारा था उस भैंस में। तेरे आदमियों ने भी तो मुझे बहुत पीटा था, उसके बाद पूरे गाँव वालों के सामने मेरी इतनी ज़्यादा बेइज्जती की थी तूने, मर के बदला लेने आया हूँ मैं। तो इनके पापा को याद आता है कि बहुत टाइम पहले एक गांव के बीच से पटरी निकल रही थी जहां पर आंदोलन के लिए बहुत सारे लोग बैठे थे, गांव के बीच से पटरी नहीं निकलने देंगे। तो ये तांत्रिक जो आया था, प्राची के पापा ने उस तांत्रिक को चाटा मारा था और फिर वहाँ के जो लोग थे उनमें भगदड़ मच गई थी और उस तांत्रिक को बहुत मारा गया था, जहाँ पर उसको बहुत बेइज्जती महसूस हुई थी। कुछ वक्त बाद वो जो मर गया था वो सीधा प्राची के शरीर में आकर अपना बदला ले रहा था। अब हुआ क्या, ये सारी एंटिटीज़ को उस टाइम तो प्राची के शरीर से निकाल दिया गया, लेकिन 7 दिन की पूजा बताई गई कि 7 दिन की पूजा होगी, जहाँ पर प्राची के आगे वाले बालों में गांठ बांध दी गई और प्राची को साथ साथ बताना शुरू कर दिया कि तुम नहाओगी लेकिन अपने बाल नहीं धोगी और इस गांठ को तुम्हें खोलना भी नहीं है। तो वो पहली रात जब इनकी क्रिया हो रही थी पूजा की, जहाँ वो जो ब्राह्मण तांत्रिक थे वो अपने घर पर पूजा पाठ कर रहे थे, प्राची अपने पापा के साथ सो रही थी और इनके सपने में वो लेडीज़ जो नाचने वाली आत्मा थी वो आती है और बोलती है, बेटी मैं तेरे साथ रहूँगी, मैं कहीं नहीं जाऊँगी, मुझे इस दर्द से छुटकारा पाना है, बेटा मुझे तू कहाँ भेज रही है अपने से दूर। प्राची उठती है, अपने पापा के सामने चिल्लाना शुरू करती है कि पापा वो आई और उसने मुझे यही बोला है। इनके पापा बोलते हैं, बेटा गुरुजी के बारे में सोचना शुरू करो और इन सब चीज़ों के बारे में भूल जा। एक एक दिन 7 दिन जैसे जैसे पूजा पाठ चली, इनके सपने में वो एंटिटीज़ आती रही और आखिरी दिन वो तांत्रिक आया और बोला मैं दोबारा आऊँगा और अपना बदला लूँगा। ये होने के बाद जो शादी थी प्राची की हो गई उसी लड़के के साथ, लेकिन जैसा सुनने में लगता है ना सब कुछ बहुत बेहतरीन तरीके से टल गया, ऐसा कुछ भी नहीं था। लास्ट में जो रिकॉर्डिंग हमें प्राची ने भेजी उसमें मेंशन किया कि अक्षय भाई कुछ 2 साल तक तो सब कुछ ठीक रहा, उसके बाद मैंने अपने बाल तोड़ने और खाने दोबारा शुरू कर दिए। और यही चीज़ें इनके भाई बहनों के साथ हो रही है, जो इनके छोटे भाई बहन हैं। इनकी छोटी बहन ने बचपन में किसी से प्रसाद खाया होगा किसी देवी का, और वो देवी अब इनकी छोटी बहन में आने लगी है और उसने ये प्रिडिक्शन दिया है कि प्राची जो है 2 साल बाद उनके हस्बैंड का डाइवोर्स हो जाएगा और एक टाइम ऐसा आएगा जब प्राची खुद को ख़त्म कर लेंगी। हालांकि हम ये कभी नहीं चाहेंगे कि ऐसा कभी कुछ हो, लेकिन अब इनके पापा जो है इन सब चीज़ों पे दोबारा काम करवा रहे हैं और प्राची की इन सब चीज़ों पे दोबारा काम हो रहा है जहाँ उनका उतारा हुआ है जाए। लेकिन वो जो तांत्रिक था जिसे हटा दिया गया था, वो तांत्रिक दोबारा प्राची के शरीर में आ गया और वो सारी चीज़ें वही कर रहा है जो पहले किया करता था, बाल तोड़ता है और बाल खाता है। प्राची ने अपने घर वालों को इस बारे में कभी नहीं बताया कि वो अकेली रह रही हैं और उनके जो हस्बैंड है वो अपने दोस्तों के साथ शिफ्ट हो गए हैं। अब प्राची की लाइफ में जो चीज़ें हो रही हैं वो बहुत आम तरीके से होने लगी है, जहाँ पर डेली उनको एंटिटीज़ आके सताती हैं। उन्होंने ये चीज़ मेंशन की कि अगर मेरे साथ कुछ नहीं हुआ तो मैं दूसरे पार्ट में बताऊंगी कि मेरे साथ ये चीज़ें ठीक हो गई हैं नहीं हो गई हैं। लेकिन मॉरल ऑफ द स्टोरी कंक्लूजन में ये बताया गया कि कभी कभी जो हमारे पेरेंट्स करते हैं उसकी सज़ा हमें भुगतनी पड़ती है। और इनके पापा ने जिस तांत्रिक को मारा था थप्पड़, आज तक वो उस तांत्रिक से भुगत रही हैं और एंटिटीज़ इनके शरीर में कभी भी आ जाती हैं। और ये अपने पिताजी के करे को बहुत बुरी तरीके से भुगत रही है, जहाँ पर इनके पापा पॉलिटिशियन बैकग्राउंड से है, लेकिन उन्होंने अपने दबदबे के चक्कर में ये नहीं देखा जिसको थप्पड़ मारा हुआ एक तांत्रिक था वो मर के भी बदला ले रहा है। अब आप खुद इमेजिन कीजिए, आप इस वीडियो को देख रहे हैं और अचानक से आपको पता चले कि 4-5 एंटिटीज़ आपके आसपास बैठ के बस ये देख रही है कि कब ये स्क्रीन ऑफ होगी और कब मैं इसे पोजेस करूँ। हालांकि आखिरी में आके हमारी जो रिक्वेस्ट होती है नए व्यूअर्स है कि अगर आप आ ही गए हैं यहाँ तक तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिए, बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए, क्योंकि हमारी बहुत मेहनत लगती है सब्सक्राइबर की घटना आपके सामने लाने में, एक कमेंट करवाने में, पिन करवाने में। बस इतना ही कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, हमारा मोटिवेशन बढ़ाए रखिए और इस वीडियो को पहुँचा दें जहाँ तक आप पहुँचा सकते हैं। जिन नॉन बिलीवर्स को आप पहुँचाएंगे उनको भी थोड़ा भरोसा हो और वो खुद को बचा के रखें। इसके बाद हमारा दूसरा चैनल है जिसका नाम है अक्षय वशिष्ठ हॉरर शो, जहाँ पर ऐसे लोग आते हैं जो बताते हैं हमारे साथ ये चीज़ें हुई और अपनी आप बीती कैमरे पर बताते हैं जिनके साथ हुई है, जिन्होंने ये चीज़ें सुनी है। अगर आप भी उस चैनल पे आना चाहते हैं तो उसकी पूरी प्रक्रिया मैं आपको बताता हूँ। पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए। और प्रक्रिया क्या है, जो व्हाट्सअप नंबर स्क्रीन डिस्क्रिप्शन पे आपको दिख रहा है उसको पूरे रियल इंसिडेंट रिकॉर्ड करके भेज दीजिए और मेंशन कर दीजिए अक्षय भाई हम आना चाहते हैं, और अपनी पूरी
चीज़ें लोगों के सामने रखना चाहते हैं तो हम दोनों बैठेंगे कैमरे के सामने, जहाँ पर कुछ जनता के लिए लेके आएंगे, जहाँ पर किसी की गलती किसी के लिए सीख बन पाए। इसी तरीके से कभी आपके साथ कोई पैरानॉर्मल इंसिडेंट हुआ हो तो आप उसे रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। मैं अक्षय वशिष्ठ उसे नरेट करूँगा अपनी आवाज़ में। जितना ज़्यादा हो सके इंस्टाग्राम यूट्यूब को इसी तरीके से प्यार दीजिए। अभी फेसबुक पे हम अवेलेबल नहीं है, तो अगर आप किसी भी फेसबुक पेज पे इस वीडियो को देख रहे हैं अभी के अभी इसे अनफॉलो कर दीजिए, क्योंकि ये फ्रॉड पेज हो सकता है जो हमारे नाम से काफ़ी स्कैम कर सकता है, और आपका पूरा इसमें जो है एक भागीदारी रहेगी कि आप इस पेज को उस चीज़ से मोटिवेट कर रहे हो। तो अभी के अभी इसे अनफॉलो कर दीजिए। टिल देन अपने घर वालों को ध्यान रखिए, माँ बाप का जितना ज़्यादा हो सके ध्यान रखिए, दादा दादी नाना नानी भाई बहन को ये चीज़ें दिखाइए, बताइए और अपने तरीके से उनको समझाइए कि क्या चीज़ें हो सकती हैं, किस तरीके से चीज़ें आपको बुरी तरीके से पोजेस कर सकती है। टिल देन नई वीडियो नए पॉडकास्ट आने तक स्टे ट्यून्ड विद द चैनल। मेरे सामने 2 अगरबत्ती रखी जला के और बोला इसको सूंघो, जितना हो सके अंदर तक ले जाओ, सूंघते रहो उसकी खुशबू। एक एंटिटी वो थी, वो बेड़े नहीं थी, एक लेडी प्रेग्नेंट लेडी थी, एक शराबी था, एक हमारे मोहल्ले में किसी ने आत्महत्या कर ली थी वो था। ऐसे 3-4 एंटिटी थी, और एक जो मैन था ना तांत्रिक, वो बदले की भावना से ही था सब कुछ, और वो तांत्रिक था।